Let us begin chapter number 4, Food Security in India, class 9th NCERT Economics. Food security क्या होता है? Availability, accessibility and affordability of food to all the people at all the time. ठीक है? फूड एसेंशियल है लिविंग के लिए, जैसे कि हवा एसेंशियल है सांस लेने के लिए। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। उसके और भी डायमेंशंस है। क्या? 3 डायमेंशंस है, देखो। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जिसका मतलब है कंट्री में फूड की प्रोडक्शन कितनी है, कितना खाना हम इंपोर्ट कराते हैं और सरकार के पास पिछले साल का कितना खाने का स्टॉक है। सेकंड डायमेंशन इज एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हर एक इंसान के पास खाना हो। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी, मतलब एक इंसान के पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि वो सफिशेंट, सेफ और न्यूट्रिशियस खाना खरीद सके अपनी खाने की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और फूड सिक्योरिटी एक देश में तभी हो सकती है जब देश के अंदर इतना इनफ खाना है कि हर एक इंसान को वो मिल सके और सारे लोगों के पास इतनी इनकम है, इतनी कैपेसिटी है कि वो एक क्वालिटी का खाना खरीद सके। और तीसरा, जब एक्सेस टू फूड पे कोई भी बैरियर ना लगा हो। ठीक है? लेकिन एक देश में जो पुअर सेक्शन होता है वो फूड सिक्योरिटी से नहीं मिल पाता, फूड इनसिक्योरिटी से वो जूझता है। कौन? जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। लेकिन कई बार देश में ऐसा भी हो जाता है कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं वो भी कई बार फूड इनसिक्योरिटी को झेलते हैं। कब? जब एक नेशनल डिजास्टर या कलामिटी, जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से फेमाइन हो जाती है, भुखमरी हो जाती है, ऐसे टाइम पीरियड में जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो भी कई बार फूड इनसिक्योरिटी को झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं और इतने ज़्यादा हाई प्राइस पे कुछ लोग जो हैं वो खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर इस तरह की सिचुएशन अगर बहुत लंबे पीरियड के लिए चलती है तो उसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और मैसिव स्टारवेशन, मैसिव भुखमरी जो है वो फेमाइन क्रिएट कर सकती है। तो फेमाइन क्या है? जब लोग भुखमरी की वजह से मरते हैं कि खाना नहीं है तो वो फोर्सफुली कंटेमिनेटेड वाटर या डिकेइंग फूड का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की रेजिस्टेंस ख़त्म हो रही है और वो एट एंड उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है? यूनाइटेड नेशंस ने भी फूड सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन दे रखी है जो है अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। अमर्त्य सेन, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को एक अलग डायमेंशन दिया था और उन्होंने बोला था कि फूड की एक्सेसिबिलिटी सबके पास होनी चाहिए। सो ही एम्फेसाइज द एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स। और इन्होंने इन चीज़ों को एंटाइटलमेंट कहा। किनको? नंबर 1, अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, जो कहीं ना कहीं फूड की एक्सेसिबिलिटी से रिलेट करता है। अगला है एक्सचेंज इन द मार्केट अलोंग विद स्टेट और अदर सोशियली प्रोवाइडेड सप्लाईज। 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुई थी उसने भी फूड सिक्योरिटी डेफिनेशन दी थी। उसने बोला था कि फूड सिक्योरिटी बेशक वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे हो, रीजनल, नेशनल या ग्लोबल लेवल पे वो एग्जिस्ट तब करेगी व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव एक्सेस टू फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस। एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है दोबारा से यहाँ। किसका एक्सेस होना चाहिए? सफिशिएंट, सेव और न्यूट्रिशियस नीड का, जिससे कि वो अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर सके और फूड प्रेफरेंसेस को फुलफिल करें एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और ये डेटा कहाँ से मिला? FAO 1996। और जो ये वर्ल्ड फूड समिट थी इसने ये भी डिक्लेयर करा था कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करने के लिए
पॉवर्टी और एडिक्शन जो है वो भी हमें करनी चाहिए। पॉवर्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी तो फूड की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इंडिया में भी एक बार फेमाइन आई थी, फेमाइन ऑफ बंगाल 1943 में, जब इंडिया आज़ाद नहीं था। तो उस टाइम वेस्ट बंगाल नहीं था ये, इसको बंगाल प्रोविंस कहते थे। तो यहाँ पे फेमाइन आई थी, 30 लाख लोगों की डेथ यहाँ पे हुई थी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। और कौन लोग अफेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली द पुअर सेक्शन ऑफ अ नेशन। कौन कौन? एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर और बाकी के कैजुअल लेबरर्स। क्योंकि उस टाइम जो है राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। या प्रोडक्शन ऑफ राइस का कंपैरिजन देख सकते हो डिफरेंट ईयर्स में बंगाल प्रोविंस में। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं, हु आर फूड इनसिक्योर। अच्छा, जो ये फेमाइन है, इस तरीके की फेमाइन भगवान की दया से जो है इंडिया में दोबारा नहीं आई है। लेकिन इवन टुडे जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रॉपर तरह से नहीं है इंडिया में। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी से जूझते हैं, जैसे कि ओडिशा में कालाहांडी और काशीपुर जगह जो है वहाँ पे फेमाइन लाइक कंडीशंस जो है वो बन जाती है कभी कभी। इवन स्टारवेशन डेथ्स भी आती है यहाँ से। बाकी जगह भी हैं, जैसे कि राजस्थान में बरान डिस्ट्रिक्ट है, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। तो अभी फूड सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए भारतीय सरकार को और भी अच्छे कदम लेने पड़ेंगे। अब फूड इनसिक्योर कौन है, कि इंडिया में जो ये फूड इनसिक्योरिटी है कौन झेलते हैं? वो जो लैंडलेस पीपल हैं विद लिटिल और नो लैंड, ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है, बेगर्स जो है। इवन अर्बन एरियाज में भी फूड इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसी फैमिलीज़ में जहाँ पे जो वर्किंग मेंबर्स हैं वो जनरली ऐसी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है जहाँ पर बहुत ही कम सैलरी मिलती है, या वो कैजुअल लेबर मार्केट में एम्प्लॉयड है। जो ये वर्कर्स हैं ये सीजनल एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड हैं, इसीलिए इनको बहुत कम वेजेस मिलती हैं, जिससे ये सिर्फ अपना बेसिक गुजारा कर सकते हैं। तो ये भी वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी को झेलते हैं। ये बाकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है, इसको पढ़ लेना, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट समझाने के लिए नहीं है। एक और स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अहमद। इसमें बस एक पीडीएस कार्ड के बारे में बता देती हूँ। देखो, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना और वो फूड इनसिक्योरिटी को झेलते हैं, तो सरकार उनकी मदद करने के लिए सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप करे हुए हैं। सबने सुना होगा ना, राशन की दुकान से ये लोग हर महीने लेके आते हैं 2-2 रुपये किलो गेहूँ वगैरह। जो ये सिस्टम है, इन लोगों को हेल्प करने के लिए सरकार ने खोला हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो एससी है, एसटी है, या कुछ लोअर कास्ट है ओबीसीज में, ये वो लोग हैं इनमें से जिनका लैंड बेस पुअर है, यानी कोई पुश्तैनी ज़मीन इनके पास नहीं है। और अगर कोई लैंड है भी तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो इतने पैसे जो हैं वो नहीं कमा पाते। या एक एरिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी दूसरे रीजन से आए हैं, माइग्रेट हुए हैं किसी दूसरे रीजन से। क्यों माइग्रेट हो गए? क्योंकि जहाँ ये पहले रहते थे वहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, वहाँ से नई जगह पे आ गए जॉब ढूंढने के लिए, बट मिल नहीं रही है जॉब, तो कहीं ना कहीं पैसे इनके पास भी नहीं है, तो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार ये भी बन जाते हैं। ठीक है, वुमेन देखें, अगर इंडियन वुमेन जो है उनको इतना ढंग से खाना नहीं मिल पाता, एक्सेसिबिलिटी नहीं है फूड की, तो वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करती हैं। और वुमेन मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हैं तो जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन के रिस्क में आ जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक डेटा भी आया था 1998 के 99 के टाइम पे। किसने रिलीज़ किया था? नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे ने। उसने बताया था जो मेल न्यूट्रिशन से वुमेन और चिल्ड्रन सफ़र करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ हैं वो। सच अ ह्यूज नंबर, राइट? और ये जो लोग झेलते हैं फूड इनसिक्योरिटी को, ये इंडिया में कहाँ रहते हैं? बैकवर्ड स्टेट्स में, जिसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ऐसे रीजन्स में जो कि ट्राइबल हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, या ऐसे रीजन्स में जो डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स के प्रोन हैं, कि डिज़ास्टर्स वहाँ होते ही रहते हैं। ये सब कॉमन चीज़ थी ये तो। लेकिन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तो फूड सिक्योरिटी है ही ज़्यादा। अगर किसी देश में हमें फूड सिक्योरिटी को अटेन करना है तो ऑब्वियसली हंगर के जो इश्यूज़ हैं
वो भी हमें ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हंगर जो है पॉवर्टी के साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी को भी इंडिकेट करता है। हंगर की दो डायमेंशंस हैं, एक तो क्रॉनिक हंगर और एक सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर ये है कि पुअर लोग हैं, इनके पास इनकम कम है, तो वो एडिक्वेट फूड क्वालिटी जो है और फूड क्वांटिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्रॉनिक हंगर है। सीजनल हंगर सीज़न के अकॉर्डिंग है कि अगर रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सीजनल होती हैं, तो इनकम सीजनल है, तो हंगर भी सीजनल है। सिमिलरली अर्बन एरियाज़ में कैजुअल लेबर्स होते हैं, तो उनका काम सीजनल है, तो काम सीजनल है तो इनकम सीजनल है, तो हंगर भी सीजनल है। इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो सीजनल और आपका क्रॉनिक हंगर है वो कितना ज़्यादा कम हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया ने जो है वो सेल्फ सफिशेंसी पे फोकस किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, और बाकी गवर्नमेंट ने भी फूड सिक्योरिटी सिस्टम अडॉप्ट किया है। जैसे कि हम बात करते हैं इसकी बफर स्टॉक की या पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो देखते हो आप कि धीरे धीरे जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है इंडिया में वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ भी हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट ने बना रखा है वो क्या है। पहले तो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है कि जो एफसीआई एक बॉडी है गवर्नमेंट की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है फार्मर्स से जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है वीट की या राइस की, उनसे ख़रीद लेती है ग्रेन्स को और उनको स्टोर कर देती है। अब ख़रीदती है तो बदले में पैसे भी दिन मिलेंगे, तो सरकार जो है वो सोइंग सीज़न से पहले एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देती है फार्मर्स के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर उनकी कोई क्रॉप नहीं ख़रीदता है तो हम इतने पैसे दे के तुम्हें क्रॉप ख़रीद लेंगे, तो उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, और ये बफर स्टॉक को स्टोर करके सरकार करती क्या है, ये देखो जो पुअर सेक्शंस है ना सोसाइटी के, उनमें बांट देती है इनको। तो उनमें सस्ते दाम में बांटेगी, जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इन गरीब लोगों को जो है ये ग्रेन्स बांटे जाएंगे, तो उसको कहते हैं इशू प्राइस। और अगर बाय चांस देश में कोई फेमाइन जैसी कंडीशंस हैं या कोई वेदर कंडीशन ख़राब हो गई तो फूड लोगों को बांटना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये बफर स्टॉक काम आ जाता है। अब आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ये एफसीआई जो फूड को स्टोर करके रखती है, और जब ये राशन शॉप में जाता है फूड, तो फिर ये इशू प्राइस पे गरीब लोगों में बांटते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब राशन शॉप जो है इनको हम फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। तो कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो आपका 35 किलो ग्रेन, 5 लीटर केरोसिन, 5 बैग्स शुगर, इस टाइप की चीज़ें इस फ्री प्राइस शॉप से यानी कि राशन शॉप से ले सकती है हर महीने। अब राशन कार्ड भी देखो 3 टाइप के होते हैं। अंत्योदय कार्ड्स जो पुअरेस्ट हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड्स। तो राशन कार्ड जो ये फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ से वही लोग ले सकते हैं जो थोड़ा आपका पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। अब जो ये राशनिंग का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं 1940 के टाइम पे बात होती है इसकी, कि बंगाल फेमाइन जब आई थी 1960s के टाइम पे इसको रिवाइव कर दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, जहाँ पे थोड़ी सी हमें फूड शॉर्टेज झेलनी पड़ी थी और जैसे पॉवर्टी लेवल्स बढ़ते जा रहे था मिड 1970s पे, उस टाइम पे 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। एक तो यही है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, पहले से था बट यहाँ पे थोड़ा फोकस करा गया कि इसे थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे। फिर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, ये भी 1975 में इंट्रोड्यूस किया था कि इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं फिर से कैसे रिजल्ट्स आते हैं। फिर फूड फॉर वर्क FFW, ये भी 1977 to 78 के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स लेके आ रही है, जैसे कि हम लोग जो हैं फूड इनसिक्योरिटी को टैकल कर सकें, पॉवर्टी को टैकल कर सकें, जैसे कि पॉवर्टी एल्यूशन प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं पॉवर्टी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि पॉवर्टी कम है तो फूड इनसिक्योरिटी भी कम है। जैसे ये कुछ स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण रोज़गार योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कहीं ना कहीं सारी स्कीम जो है सरकार की वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, और पॉवर्टी टैकल हो रही है तो हंगर टैकल हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी भी टैकल हो रही है। 1/2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आया गया था कि दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड एनेबल पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security. अब PDS के
का अगर हम करंट स्टेटस देखें तो सुनो, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। बिगिनिंग में जो पीडीएस की कवरेज है वो यूनिवर्सल थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन पुअर और नॉन पुअर के बीच में नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट बनाने के लिए इसको रिवाइज़ किया गया था इस पॉलिसी को, कि जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी ज़्यादा तरह से हेल्प हो, अच्छे तरह से हेल्प उसकी हम कर सके। तो 1992 में इसको हमने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा आरपीडीएस के नाम से, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये उस टाइम पे 1700 ब्लॉक्स जो हैं देश में वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट था कि जो पीडीएस के बेनिफिट हैं वो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ को मिल पाएँ। जून 1997 में जो है इसको दोबारा से रिन्यू करा गया और अब की बार इसका नाम रखा गया था टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका जो एम था वो ये था कि हम लोग जो हैं पुअर को टारगेट करेंगे पूरे देश के। तो ये देश में पहली बार एक ऐसी डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी आई थी पुअर और नॉन पुअर से, ठीक है। फिर 2000 में आगे दो और स्पेशल स्कीम्स सरकार लेके आई, एएवाई अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम एपीएस, और इसमें भी स्पेशल ग्रुप्स को टारगेट किया गया था। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना में टारगेट किया गया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को, और अन्नपूर्णा स्कीम में टारगेट किया गया था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि देश के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों स्कीम है ये भी पीडीएस से ही लिंक थी इनकी भी। ये एक थोड़ा सा हो गया याद करने का तरीका। स्कीम्स के नाम है, कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किस ग्रुप को वो टारगेट करती हैं, लेटेस्ट वॉल्यूम और इशू प्राइस। तो देख सकते हो समराइज़ अच्छी तरह से किया हुआ है इस टेबल में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पीडीएस सिस्टम है वो कैसे एक अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी का, तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हो आंसर। आई मीन कि वाइड स्प्रेड हंगर जो है उसको कम किया है उसने, फेमाइन को कम किया है, कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो आपके सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री से डेफिसिट रीजन्स में सप्लाई करे गए हैं। जो प्राइजेज़ हैं वो भी अंडर रिविजन थे इसके अंदर, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा था। पीडीएस सिस्टम में कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस किया है कि जो एफसीआई है वो ग्रेन्स बहुत ज़्यादा भर रही है, तो हंगर के इश्यूज़ हैं, और फूड ग्रेन्स वेस्ट भी हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। तो ग्राफ दे रखा है इसमें जो दिखाता है आपको ये। सो दिस ब्लू इज़ फॉर राइस, रेड इज़ फॉर व्हीट, एंड जो ग्रीन लाइन है इट वाज अबाउट द रूल्स, ये आप कितना स्टॉक कर सकते हो। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में डिटेल में भी दे रखा है इसमें कि दिसंबर 2000 के टाइम पे लॉन्च हुई थी। पीडीएस सिस्टम जो टारगेटेड हुआ था उस टाइम पे अराउंड 1 करोड़ पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज़ के लिए आई थी। पुअर फैमिलीज़ वर आइडेंटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे, और 25 किलो फूड ग्रेन्स दिए गए थे इनको हाईली सब्सिडाइज्ड पे रेट पे, कि ₹2 पर केजी फॉर वीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस। और फिर ये क्वांटिटी जो है 25 से 35 कर दी गई थी अप्रैल 2002 में। जो स्कीम है 2 बार इसको क्या कर दिया गया था, एक्सपैंड कर दिया गया था। 50 लाख बीपीएल फैमिलीज़ और ऐड कर दी गई थी इसमें जून 2003 में और अगस्त 2004 में। इस इंक्रीज़ से 2 करोड़ फैमिली जो है वो इस स्कीम के अंडर फाइनली कवर होगी थी। सरकार जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है लोगों को, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल बता रही हूँ सब्सिडी का, कि अगर एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि आपको फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिल रही है, यानी कि सस्ते रेट पे फार्मर्स को वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है फर्टिलाइज़र जो है वो मिलेंगे, और पैसे कौन भरेगा, सरकार चुकाएगी कहीं ना कहीं। तो उसको कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी इज़ अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि मार्केट प्राइस उतना ही है लेकिन कुछ पैसे फार्मर्स दे रहे हैं और कुछ पैसे सरकार देगी। एंड सब्सिडीज़ कैन कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो while maintaining a higher income for domestic producers। तो फार्मर्स को भी फ़ायदा हो गया और जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसे तो उनको भी मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि पीडीएस को क्रिटिसाइज़ लोग क्यों करते हैं, तो उसके फेवर में लिख सकते हो कि 2014 में वीट और राइस का जो एफसीआई के पास स्टॉक था वो 65.3 मिलियन टन्स था, जो कि बहुत ज़्यादा था मिनिमम बफर नॉर्म से, और इसकी वजह से जो खाना जो है, जो ये फूड है, ये वेस्ट हो जाता है, फूड ग्रेन्स दे आर रॉटन, और इसकी वजह से जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
तो ग्रेन की क्वालिटी जो है वो भी कम हो जाती है। और जो एमएसपी फ्रीज़ होके रह गया है, जो सरकार ने एमएसपी अब बढ़ा ही नहीं रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एमएसपी देखो क्या है, यहाँ से भी पॉइंट डाल सकते हो कि जो पीडीएस डीलर्स हैं, नेगेटिव में पॉइंट डाल सकते हो कि पीडीएस डीलर्स हैं समटाइम्स मैल प्रैक्टिसेस में ये पकड़े जाते हैं कि डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स। और जो राशन शॉप है वो भी बंद रहती हैं, वो भी जो है पुअर के जो स्टॉक्स हैं वो उनको नहीं बेचती हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। और जब राशन शॉप से बिक ही नहीं रहा है फूड ग्रेन्स, तो एफसीआई के पास जो फूड प्रोक्योरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड सिक्योरिटी में। इंडिया में स्पेशली इन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैसे देखते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, दे सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल। फॉर एग्जांपल, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, about 94% of them are being run by the cooperatives. Similarly, दिल्ली में जो मदर डेयरी है, इट इज़ ऑल्सो कहीं ना कहीं हेल्पिंग इन अटेनिंग फूड सिक्योरिटी। अमूल की बात करें तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, जो कि गुजरात से स्टार्ट हुई थी और इसी वजह से वाइट रेवोल्यूशन देश में आया था। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो दिखाते हैं कि जो कोऑपरेटिव सेक्शंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं फूड सिक्योरिटी को सेटअप करने में देश में। सिमिलरली अगर हम देखें एडीएस में, जो कि महाराष्ट्र में है, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसने भी एनजीओज़ का नेटवर्क क्रिएट करा है जो कि डिफरेंट रीजन्स में ग्रेन्स बैंक को सेटअप करते हैं। तो ये एडीएस है, ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं फूड सिक्योरिटी पे इन एनजीओज़ में। तो ये थोड़ा सा वो था कि कैसे कोऑपरेटिव्स ने भी फूड सिक्योरिटी को देश में अटेन करने में हेल्प करी है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली देखा कि जो फूड सिक्योरिटी है वो होती क्या है, फूड सिक्योरिटी किस वजह से जो है देश में नहीं थी इंडिया में पहले, कैसे सेल्फ सफिशेंसी पे हमने फोकस किया, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, और गवर्नमेंट के जो 2 कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ा। थोड़ी बहुत जो स्कीम्स है सरकार की उसके बारे में पढ़ा, और आपका ये महाराष्ट्र में एडीएस के बारे में पढ़ा, दिल्ली में अमूल और मदर डेयरी के बारे में पढ़ा, और तमिलनाडु का एक एग्जांपल देखा जो कि कोऑपरेटिव्स का रोल था फूड सिक्योरिटी में।